हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप समझिए। सबसे पहले ये होता क्या है, तो इसका प्रोग्रेशन का मतलब है कि इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। कोई एक ऐसी सीरीज़ है, ऐसी सीक्वेंस है जिसमें प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस जो हो रहा है वो एक पैटर्न से हो रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? इस पे ये रूल अप्लाई होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कि नहीं होगा। तो पहले एक्सरसाइज में उसी के ऊपर बात होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम पहचानें कैसे, और उसका जो फॉर्मूला होता है डिराइव करने का, उस फॉर्मूला को हम कैसे खुद जनरेट करना सीख सकें। क्योंकि हमेशा आप याद करके काम नहीं चला सकते हो। आप इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सीधे इसके क्वेश्चंस बनाने लगोगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो सबसे पहले समझिए इसके कॉन्सेप्ट को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? सबसे पहले देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। An arithmetic progression is a sequence where the difference between every two consecutive terms are same। तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे एक मान लो एक ऐसा पैटर्न से नंबर दिया हुआ है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा क्या ये AP है या नहीं है। तो आप देखो, इसमें गौर करो, 10, 16, 22, 28, 34। आपने इसमें कुछ नोटिस किया? तो आप इनके बीच में गैप देखो। इनके बीच में गैप कितना है? 6, 6, 6। यानी कि हर दो टर्म के बीच में गैप कितना है? 6। तो ये कॉमन है। अब जरूरी नहीं हर AP में गैप 6 ही होगा। इसको देखिए आप, ये 50 है, 50 से 45, 45 से 40। और इसमें ये भी नहीं बताया है कि जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव, किधर भी जा सकता है। बट जो उनके बीच में डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। डजंट मैटर कि वो आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस केस में आप देखो, 50 से 45 हुआ, 45 से 40 हो गया। क्या आपको नोटिस किया आपने? तो इसमें -5 करके ये डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये भी एक AP का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके माइंड सेट में ये चीज़ें रहना चाहिए कि AP बढ़ भी सकता है और AP घट भी सकता है। फिर यहाँ देखो आप, ये 1 है, ये हो गया 1.5, ये 2 है, 2.5, 3, 3.5। तो इसमें क्या है? तो क्या ये AP जो है वो पॉइंट में भी बढ़ता है? क्या ये फ्रैक्शनली भी बढ़ता है? यस, ऑफ कोर्स। जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर में ही इसका कॉमन डिफरेंस आए। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5। देख रहे हो आप, यानी 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 करके इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी कॉन्सेप्ट को आप समझिए, उसके बाद इसका पहला जो क्वेश्चन है वो इसी पे खत्म हो जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। इसमें आपको 4 केस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये AP है या नहीं, आप इसको एक्सप्लेन करो। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए किस तरह के ये क्वेश्चंस है। चलिए, तो NCERT बुक के 5.1 का ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आती रहे और मुझे भी थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिले कि मेरा काम आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी आप पहला किलोमीटर आप जैसे बैठते हो उसमें, तो 1 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो तो वो आपसे चार्ज करेगा 15 रुपये, या आप आधे किलोमीटर भी उतर जाते हो तब भी वो मिनिमम 15 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एडिशनल जो है वो 8 रुपये हर किलोमीटर का अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। 8 रुपये हर किलोमीटर, यानी अगर आप 2 किलोमीटर गए तो पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8, यानी आपका जो फेयर होगा, टैक्सी फेयर भाड़ा, वो 23 रुपये होगा। फिर आप अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो फिर से 8 रुपये आपसे चार्ज करेंगे वो, तो ये आ गया 31। तो ये किस तरह का पैटर्न बना? 15, 23, 31, ऐसे 39। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? क्या ये एक AP है? ऑफ कोर्स ये एक AP है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? ये देखो 8। इनके बीच में क्या गैप है? ये ₹8 का गैप है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? सेम है। इसका जो A है, फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं या A1 कहते हैं। ये क्या है? ₹15 है। और जो इसका सेकंड टर्म है उसका फॉर्मूला होता है A + n-1D, जहाँ पे A पहला टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ये D जो होता है ये कॉमन डिफरेंस है। तो
अगर ए मैंने ले लिया इसको 15 रुपये और एन ये होता है, तो 2 - 1 और ये डी कितना है 8 है, तो 15 + 1 × 8 यानी सिंपल 15 + 8 = 23। तो ये 23 आ गया। इस तरह से आप A3 भी डिराइव कर सकते हैं। क्या होगा A + 3 - 1D, यानी ये हो जाएगा A + यहाँ जो n लिखोगे ना वही n यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, तो A + 2D ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 31। इस तरह से आप सारे टर्म्स इसके डिराइव कर सकते हैं। कितना भी टर्म पूछ दे कि 500 किलोमीटर चली गई अगर टैक्सी तो भाड़ा कितना होगा, तो इतना लंबा नहीं जोड़ना आपको, सीधे आपने क्या निकालना A 500। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A + n - 1D। तो कैसे निकालोगे आप, A है 15 और n - 1 यानी 500 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, ये आएगा 499 और फिर D कितना है 8। इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका भाड़ा होगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है कि आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, आप उसे धराधर आगे करते जाओ। एक नज़र इसके फॉर्मूले पे देखो, आपको इसमें कुछ कॉमन चीज़ समझ में आएगी। जैसे कोई भी टर्म निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला है A + n - 1D। अभी देखो n - 1 क्यों किया, सीधे ND क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि एक टर्म ये है। जैसे मान लो मैंने वहाँ पे क्या निकाला, ये 31 निकाला, तो 31 अगर आप निकालते हो तो इनमें गैप कितना है 8 और 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, और एक टर्म कितना है 15, तो ये कितना आ गया 31। तो ये दो टर्म लिया यानी कि सीधे 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 2। मैं इसको और इसको ये जो पहला टर्म है वो इस पैटर्न से नहीं है कि ये 8 8 करके ही बढ़ता जा रहा है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी हो सकता था ND, अगर A = होता D के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। A या तो कभी D से बड़ा होता है या D से छोटा होता है, तो इसलिए हम पहले टर्म को क्या करते हैं साइड कर देते हैं। बाकी टर्म क्या होता है, वो एक पैटर्न से बढ़ता है, D के हिसाब से कूदता है वो, तो जितनी बार कूदा, जितनी बार जंप किया, उतने से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम A को ऐड कर देंगे, हमारा टर्म निकल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसलिए AN का A + n - 1D ये इस वजह से है, इस फॉर्मूले को ये ऐसे सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझ लिया। अभी इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कैसा कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, मान लो ऐसा, इसमें हवा भरी हुई है और एक वैक्यूम पंप से हम हवा खींच रहे हैं, ठीक है, और ये एक बार में 1/4 खींच देती है, फिर बचेगा 1/4 खींचेगी, फिर बचेगा 1/4 खींचेगी। तो क्या ये एक AP है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ गैस इज x मीटर क्यूब या x सेंटीमीटर क्यूब, जितना भी गैस है वो हमने उसे लेट कर लिया। तो फर्स्ट रिमूवल कितना होगा, फर्स्ट रिमूवल जो है वो x का 1/4 यानी कि x/4। तो रिमेनिंग बचेगा कितना, रिमेनिंग जो गैस है वो कितना होगा, तो x - x/4, इसका एलसीएम ले लो आप, ये कितना बचेगा 3x/4। सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार अगर रिमूव करते हो आप, सेकेंड रिमूवल ऑफ गैस कितना होगा, 3x/4 का 1/4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/16। तो रिमेनिंग कितना होगा, बचा हुआ गैस कितना रह जाएगा, तो 3x में कितना था 4 था, उसमें से आप क्या माइनस करोगे 3x/16। 4 और 16 का एलसीएम ले लो आप, 16, 4 से डिवाइड करो 4 से 3 को करो 12x और ये 3x, तो ये हुआ 9x/16। तो आप देखो टर्म कैसे बन रहे हैं, पहला है x, दूसरा कितना है 3x/4, तीसरा टर्म क्या है 9x/16। क्या इसके बीच में जो गैप है वो सेम है, तो इसके बीच में गैप जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक AP नहीं है। इसे आप लिख सकते हो, या आप लॉजिक देना कि सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ AP।
ठीक है, या आप इसको इसमें से माइनस करके भी आप दिखा सकते हो। आप ऐसे ही सोचो, जैसे आपने एक बाल्टी लिया, एक पॉट लिया, उसमें से आपने 1/4 वाटर जो है निकाल लिया, ठीक। अब जो बचा हुआ है उसका 1/4 आप निकालोगे, ये बोला है, ये नहीं बोला है कि ओरिजिनल का 1/4, इसमें बोला है कि बचे हुए का 1/4 निकाल लिया। तो बचे हुए का 1/4 तो ऑलरेडी कम होगा ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, एपी की पहली और आखिरी शर्त है, और ये क्वेश्चन उस शर्त को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों ये एक एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड के बाद आगे हैं क्वेश्चन थर्ड पे। देखिए ये एक मजेदार सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, डिगिंग मतलब खोदना, एक कुआं है, ये जमीन का लेवल है, आप इस कुएं को खोद रहे हो, तो कह रहा है कि जो पहला मीटर है वो खोदने पे, जैसे आपने 1 मीटर खोद लिया तो इसका जो खर्चा है वो कह रहा है कि 150 रुपये ले रहा है मजदूर, और उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 2 मीटर का कितना बैठेगा, 50 रुपये ऐड कर दो, 200 रुपये। फिर 3 मीटर अगर उसने खोद लिया फिर 50 रुपये, कितना खर्चा बैठ गया आपका, 250 रुपये। तो क्या यह एक एपी है? तो अगर ए इसमें है 150 और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है 50, तो ये तो फॉर्मूला बन गया, पहला टर्म है 150, दूसरा है 200, तीसरा का 250, 300, ऐसे आप चलते जाओ, आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। सिंस द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एपी। तो ये क्वेश्चन पे यहाँ पे कंप्लीट होता है। गाइज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके, तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइज आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, दोनों में बेसिकली फर्क आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जिसमें इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाता है, यानी कि एनुअली या हाफ ईयरली जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। जो नया अमाउंट आता है मिश्रधन, उसमें मूलधन और ब्याज हर साल जुड़ जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हर साल जो ब्याज आएगा वो ब्याज का भी ब्याज आएगा, यानी हर अगले साल ब्याज जो है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया अमाउंट, क्वेश्चन में भी गिवन है कि 10,000 रुपये को 8% के हिसाब से, तो ये जो 10,000 है इसका अगर आपने पहले साल के लिए ब्याज निकाला तो क्या होगा, सिंपल, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो कितना आएगा, 800 रुपये। अब जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 10,800, इस 10,000 में ये 800 ऐड हो जाता है। अब अगले साल का ब्याज देखिए क्या आएगा, अगले साल का जो ब्याज आएगा वो 10,800 पे ब्याज निकल के आएगा 8%। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये एन जो होता है ये टाइम होता है, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और आप पाओगे कि हर साल आपका जो ब्याज है वो अलग अलग आ रहा है। इसी साल आप देख लो, देखो ब्याज कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 864 रुपये, यानी जो 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया है वो किसका आया है पता है आपको, ये जो 800 रुपये ब्याज आया है, इस ब्याज का 64 रुपये ब्याज मिला है। तो आप बोलोगे इसमें कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर दिस कैन नॉट बी एन एपी। तो इसमें देखिए ब्याज कैसा आ रहा है पैटर्न से, पहले साल आ रहा है 800, दूसरे साल आ रहा है 864, अब जो ब्याज आएगा वो 864 का 8% भी एक्स्ट्रा आएगा, तो वो भी अलग आएगा। तो आप इसमें इस तरह से आप लिख देना कि दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ए दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है, आपको शुरू के 4 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स बड़ी आसानी से निकल जाएंगे चुटकी में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का क्वेश्चन फटाफट देखिए। यहाँ से फॉर्मली ये चैप्टर शुरू होता है, इसमें आपको ए दिया हुआ है और आपको डी दिया हुआ है, आपको शुरू के 4 टर्म निकालने हैं। यानी आपको क्या क्या निकालना है, ए, A2, A3, A4। तो इसमें पहला टर्म क्या है, पहला टर्म तो आपको पता ही है, यह 10। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होता है a प्लस n-1d करोगे तो वो d ही आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1 आता है। तीसरा टर्म a प्लस 3-1 करोगे वो 2d होगा। चौथा टर्म कैसे निकालोगे, a4, तो a प्लस n-1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो वो कितना होगा, 3d। अब इसको आप निकाल लो, तो a तो आपको पता ही है 10, a2 कैसे निकलेगा, a प्लस d, तो a भी 10 है और d भी 10 है, 20 आ गया।
a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू डी कितना आ गया 10 प्लस 20 दैट इज 30। a प्लस 3d 10, 3d यानी कि 3 को 10 से करोगे 30, ये आ गया 40। तो इस तरह से इसके 4 टर्म आ गए 10, 20, 30 और 40 बड़ी ही आसानी से। अगर a और d सेम हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ND। इस केस में a और d दोनों सेम था इसलिए ये बड़ी आसानी से बन गया, 10-10 करके जंप करते जाओ आपको AP मिल जाएगी। लेकिन अगले केस में ऐसा नहीं है। अगले केस को देखिए,